बार फिर से आप सभी का स्वागत है बाइक के मासी सर यूट्यूब चैनल के ऊपर। हम लोगों ने पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया था कल, तो उसके अंदर बहुत ही अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहा आप लोगों का। आज अपन लोग उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज अपन लोग कितना उसको कवर कर पाते हैं। ठीक है, कल अपन लोगों ने कुछ बेसिक सी बातें की थी उसको लेकर, साथ ही साथ अपन लोगों ने कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से पार्ट होते हैं वो सभी पार्ट जो होते हैं वो अपन लोगों ने उसके अंदर देख लिया था। ठीक है, उसके अंदर हम लोगों ने माउथ वाला पोर्शन पूरा कवर कर लिया था जिसके अंदर अपन लोगों ने टीथ वगैरह देखे थे। ठीक है, डेंटल फॉर्मूला वगैरह देखा था, बच्चों में क्या होता है, वयस्क में डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, कितने दांत ऐसे होते हैं जो लाइफ में 2 बार आते हैं, ठीक है ना, और कितने दांत ऐसे होते हैं जो लाइफ में केवल 1 बार आते हैं। टीथ को लेकर कुछ इंफॉर्मेशन थी जो अपन लोगों को आनी चाहिए थी, जैसे डायफाइडोंट, ठीक है, थिकोडोंट हो गया। तो ये जो वर्ड्स होते हैं, ये जो टर्म्स होते हैं वो अपन लोगों को आना चाहिए। जैसे अपन हिंदी में इसको बोलते हैं गर्त दंती, द्विबार दंती एंड विषम। तो जो हेट्रोडोंट होते हैं ना, विषम दंती जिसको अपन लोग बोलते हैं हेट्रोडोंट, क्योंकि अपने जो टीथ होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो ये सारी बातें नॉर्मली आप लोगों ने कवर कर ली थी। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। आज अपन लोग इसी चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। माउथ के बाद अपन लोग बात करेंगे इसके अंदर फेरिंग्स की बात करने वाले, देन इसोफेगस, देन स्टोमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन अपन लोग लार्ज इंटेस्टाइन की बातें करें। तो सबसे पहले जैसे मैंने कल आप लोगों को बता भी दिया था कि कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल के बारे में अपन लोग जानेंगे। उसके बाद अपन लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी कि जो पाचक ग्रंथि है उनके बारे में अपन लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं सारे जितने पार्ट होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के वो मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले बक्कल कैविटी, ठीक है ना, इसको अपन लोग मुख गुहा बोलते हैं, माउथ या फिर बक्कल कैविटी। ओके, उसके बाद आता है फेरिंग्स, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, ग्रसनी बोलते हैं। देन क्या आता है इसोफेगस, इसको अपन लोग ग्रास नाल बोलते हैं। फूड पाइप, ठीक है, भोजन की नलिका इसी को बोलते हैं, फूड पाइप भी अपन लोग इसको बोलते हैं। यहां से क्या होता है स्टमक यानी कि आमाशय। उसके बाद स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत जिसको अपन लोग हिंदी में बोलते हैं। फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत। छोटी आंत के आप लोगों को पता होगा, जैसे मैंने आप लोगों को बता भी दिया था, 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। और बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, सिक्कन, कॉलन एंड रेक्टम। तो अभी कंप्लीट अपन लोग इसके अंदर देखने वाले हैं। ये वाला पोर्शन अपना कवर हो गया था, बक्कल कैविटी वाला, माउथ वाला। ठीक है, तो 1 बाय 1 अपन लोग इनको भी पढ़ते हैं। देन अपन लोग बात करेंगे अभी फेरिंग्स की, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्रसनी। देखो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, एक तो होता है ग्रसनी और एक होता है ग्रहणी, ठीक है ना, एक तो होता है ग्रसनी और एक होता है ग्रहणी। दोनों में मेजर डिफरेंस है, दोनों अलग अलग पार्ट होते हैं। ग्रहणी जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, छोटी आंत का पहला भाग होता है जिसको अपन लोग इंग्लिश में ड्यूडेनम बोलते हैं, उसी को ग्रहणी बोलते हैं। और फेरिंग जो होता है वो ग्रसनी होता है। तो फेरिंग्स मोस्टली आप लोग देखो ध्यान से समझना, जैसे अपन लोग खाना खाते हैं तो फेरिंग्स से होते हुए कहां पे जाता है, इसोफेगस में जाता है। जैसे अपन लोग सांस लेते हैं तो जो हवा होती है वो भी फेरिंग्स से होते हुए ट्रेकिया के अंदर जाती है। इसका मतलब अपन लोग कह सकते हैं कि जो फेरिंग्स यानी कि ग्रसनी होती है वो एयर एंड फूड का कॉमन पाथ हो गया, ठीक है ना। ये भोजन और श्वसन का एक सामान्य पाथ हो गया, सिंपल सी बात है। तो यही इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को नोट करना है। एयर एंड फूड का कॉमन पाथ होता है, ठीक है ना, कॉमन पाथ होता है, यानी कि ये सामान्य पाथ होता है, यानी कि एक ही ऐसा वे है, एक ही ऐसा पाथ है जिसके द्वारा एयर भी अंदर जा रही है और जिसके द्वारा भोजन भी अंदर जा रही है। वैसे मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं, फेरिंग्स जो होते हैं उसके 3 पार्ट होते हैं वैसे, लेकिन इतना अपने है नहीं है। फेरिंग्स के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, चलो मैं नोट कर देता हूं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो जरूर नोट करना, अदरवाइज इतना डीप अपने है नहीं है। एक होता है नेजोफेरिंग्स, एक होता है ओरोफेरिंग्स और एक होता है लैरिंगोफेरिंग्स। वैसे घबराना नहीं है, इतना अपने डीपली है नहीं है,
अपन को तो बस फेरिंग्स के अंदर ये वाला पॉइंट याद रखना है कि ये श्वसन तथा भोजन का कॉमन पाथ होता है, यानी इसी पाथ से, इसी पथ से भोजन भी अंदर जा रहा है और इसी वे से क्या जा रहा है, श्वसन यानी कि एयर भी अंदर जा रही है। तो ये कॉमन पाथ हो गया, सिंपल सी बात है। ओके, सेकंड पॉइंट अपन को ये याद रखना है, इसके अंदर जो ग्रसनी होती है, ग्रसनी जो होती है, ग्रसनी मुख गुहा व ग्रासनाल को जोड़ने का कार्य करती है। क्या काम कर रही है ये? जो बक्कल कैविटी होती है, मुख गुहा होती है, उसको और ग्रासनाल इसोफेगस को, दोनों को जोड़ने का कार्य कौन कर रही है? ग्रसनी कर रही है, जिसको अपन लोग फेरिंग्स बोलते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और रह जाता है, अगर आप लोगों ने कान पढ़ रखा हो तो, ईयर अगर आप लोगों ने पढ़ रखा हो तो, मध्य कर्ण से एक नलिका निकलती है जिसका नाम है यूस्टेकियन नलिका, ठीक है ना। मध्य कर्ण से एक नलिका निकलती है जिसका नाम है यूस्टेकियन नलिका। अगर आपसे पूछे कि वो कहां पर खुलती है तो बच्चों याद रखना, ये जो यूस्टेकियन नलिका होती है वो ग्रसनी यानी फेरिंग्स के अंदर ही खुलती है। तो ये पॉइंट भी मैं यहां पे नोट कर देता हूं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट होती है। मध्य कर्ण से निकलने वाली यूस्टेकियन नलिका फेरिंग्स में खुलती है। ये पॉइंट भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर क्वेश्चन अपन को घुमा के पूछे तो ये पॉइंट भी अपन को आना चाहिए, क्योंकि हम लोग इतना कुछ कवर करना चाहते हैं कि अपना कुछ भी जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो, मैक्सिमम क्वेश्चन है जो अपने सॉल्व हो जाए। तो मध्य कर्ण से एक नलिका निकलती है जिसका नाम है यूस्टेकियन नलिका। वो कहां पर खुलती है? फेरिंग्स के अंदर खुलती है, जिसका काम क्या होता है? बाह्य और आंतरिक दाब को मेंटेन करके रखना। सिंपल सी बात है। ओके, तो फेरिंग्स के लिए ये पॉइंट अपन को याद होना चाहिए। आप चाहो तो इसके तीनों भाग याद मत करना, लेकिन ये वाला पॉइंट और साथ ही साथ ये वाला पॉइंट अपन को याद होना चाहिए। एयर और फूड का कॉमन पाथ कौन सा होता है? ग्रसनी यानी फेरिंग्स होता है। और मध्य कर्ण से निकलने वाली यूस्टेकियन जो नलिका होती है, क्या यूस्टेकियन नलिका जो होती है वो फेरिंग्स के अंदर ही खुलती है, जिसका कार्य क्या होता है? जो दाब होता है, बाह्य और आंतरिक जो कर्ण का दाब होता है, कान का दाब होता है, क्योंकि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो होती है, ठीक है, अपना जो कान का पर्दा जिसका नाम है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, उसके बाहर वाला दाब और आंतरिक दाब दोनों समान होना चाहिए, वरना अपन को थोड़ा हैवी हैवी फील होता है, कान भारी भारी सा लग जाता है। तो ये पॉइंट आई होप आप लोगों को समझ में आगे हो गया फेरिंग्स को लेकर। ओके, क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब पढ़ेंगे अपन लोग इसोफेगस के बारे में। इसोफेगस, देखो पहले हम लोग इन सभी के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे पाचक ग्रंथि, ठीक है, यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो सेकंड पॉइंट अपन लोग पढ़ेंगे अब इसके अंदर इसोफेगस के बारे में। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? ग्रासनाल, ठीक है। एक नाम और है इसका फूड पाइप, ये अपन इसको बोलते हैं। फूड पाइप भी अपन इसको बोलते हैं। समझना, इसोफेगस जो होती है, इसोफेगस जो होती है वो ग्रसनी से स्टार्ट होती है, यानी ग्रसनी के बाद से वो स्टार्ट होती है और कहां पर जाके खत्म हो जाती है? अपने आमाशय तक, स्टोमक तक। यानी ये क्या कार्य करती है? भोजन को माउथ यानी बक्कल कैविटी से कहां जाएगा? ग्रसनी, और ग्रसनी से कहां पे जाएगा? फिर स्टोमक। तो ये इसको स्टोमक तक लेके जाने का कार्य कर रही है। कौन? इसोफेगस। पहला पॉइंट तो अपन को ये याद रखना है। दूसरी चीज ये, इसकी जो लंबाई होती है, इसोफेगस यानी कि ग्रासनाल की जो लंबाई होती है वो 22 से 25 सेंटीमीटर के बीच होती है। 22 से 25 सेंटीमीटर के बीच होती है, बच्चों याद रखना है। सेकंड थिंग, अपन को एक बात और याद रखनी है, सबसे बड़ी इसोफेगस किसकी होती है? सबसे बड़ी ग्रासनाल किसकी होती है बच्चों? याद रखना, जिराफ की। किसकी होती है? जिराफ की। तो
तो सबसे बड़ी, अगर आप लोगों को पूछे सबसे बड़ी ग्रास नाल किसकी होती है, जिराफ की होती है, ठीक है ना। आपने देखा होगा जिराफ की गर्दन कितनी लंबी होती है, तो जितनी लंबी उसकी गर्दन है ना, ग्रास नाल भी उतनी है, क्योंकि फेरिंग्स तो उसके आगे वाले माउथ वाले के अंदर आ गया, फेरिंग्स तो इतना सही होता है। उसके बाद में जो नलिका निकली रहती है वो कंप्लीटली उसके आमाशय तक जाती है, और ये लंबी सारी ट्यूब क्या है, ये ग्रासनाल ही होती है। तो जिराफ के अंदर सबसे लंबी ग्रासनाल उपस्थित होती है। तो अगर आपसे पूछे कि भैया लॉन्गेस्ट इसोफेगस किसकी होती है, तो बच्चों याद रखना किसकी है, ये जिराफ की होती है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब सेकंड थिंग अपन को याद रखना है, अगर आपसे पूछे कि भैया ग्रासनाल के अंदर क्या कोई पाचक ग्रंथि उपस्थित होती है, क्या कुछ पाचन भी होता है या कुछ अवशोषण भी होता है, तो भैया यहां पर किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। यह पॉइंट आपको याद रखना है। माउथ के अंदर तो होता है, टाइलिन वगैरह रिलीज होता रहता है, आपको पता है लार के अंदर, तो वो तो पाचन की क्रिया करता है, लेकिन इसोफेगस के अंदर किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना इस चीज को। ग्रासनाल में पाचक ग्रंथियां अनुपस्थित होती है, याद रखना। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। तो ग्रासनाल के अंदर, इसोफेगस के अंदर किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। इसकी लंबाई अपन को याद रखनी है, 22 से 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है ना। ये कहां पर खुलती है, अपने आमाशय के अंदर खुलती है, याद रखना। ग्रासनाल कहां खुलती है, आमाशय में खुलती है। ओके, एक पॉइंट और हम लोग इसके अंदर सीखते हैं, ध्यान से देखना। सपोज ये अपनी ग्रासनाल है, ये अपनी क्या है, ग्रासनाल है। अपन ने खाना खाया, अपन ने खाना खाया, खाना खाते ही अपने माउथ के अंदर क्या हो जाता है, उसके अंदर लार मिक्स हो जाती है, सलाइवा मिक्स हो गई। अब जो लुगदी जैसा बन जाता, लसलसा सा बन जाता, उसको अपन लोग बॉलस बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे अपन उसको क्या बोलते हैं, बॉलस बोलते हैं। अब अपन क्या करेंगे, इसको निगलेंगे, ठीक है। जैसे अपन इसको निगलते हैं तो फेरिंक्स से होते हुए कहां पे जाएगा, ये इसोफेगस के अंदर जाएगा। अब इसोफेगस के अंदर जाने के बाद ये जो खाना है वो एकदम धीरे धीरे, जो इसकी स्पीड होती है वो फिक्स होती है। ऐसा नहीं कि अपन जल्दी जल्दी खाएंगे तो जल्दी जल्दी नीचे जाएगा, और धीरे धीरे खाएंगे तो धीरे धीरे नीचे जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर जो मोमेंट होता है, यहां पर जो गति होती है वो एकदम से फिक्स होती है। धीरे धीरे ही खाना कहां पे जाएगा, अपने आमाशय की ओर जाता है, ठीक है ना। एक चीज और आपको याद रखना है, खाना जो होता है मोस्टली वो नीचे की तरफ ही जाता है, ठीक है। इसका जो मूवमेंट होता है वो इधर ही होता है। सपोज करना यहां पर अपन ने को जो खाया था वो क्या बन गया, बोलस है। ये बोलस धीरे धीरे कहां पे जा रहा है, अपने आमाशय की ओर जा रहा है। यहां मैं बना देता हूं, समझना ये क्या आमाशय है। तो इस प्रकार की गति को क्या बोलते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार की गति को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन लोग कर्मानुकुंचन गति, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है ना। तो ग्रासनाल में कर्मानुकुंचन गति पाई जाती है, जिससे भोजन धीरे धीरे आमाशय की ओर जाता है, जिससे भोजन धीरे धीरे आमाशय की ओर जाता है। याद रखना कौन सी गति है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, या फिर हिंदी में अपन इसको क्या बोलते हैं, कर्मानुकुंचन गति बोलते हैं, ठीक है। शायद आपको दिख रहा होगा, एक बार देख लेना, अच्छे से नोट करते रहना। ओके, सब कुछ करेक्ट दिख रहा है, ठीक है। तो कर्मानुकुंचन गति पाई जाती है। ओके भैया, तभी तो हम लोग देखते हैं ना, अपन लोग जैसे है ना छोटे बच्चे होते हैं, या फिर हम जब छोटे थे
तो अपन बेड के नीचे लटक के, ठीक है, टहनी के ऊपर नीचे लटक के कुछ खाते हैं, तो भोजन कभी भी वापस से नहीं आता था, वो इधर ही जाता था अमाशय तक। अपन लोग बेड के ऊपर पैर रख के नीचे लटक के कुछ खाते हैं तो वो डायरेक्टली अपने पेट में ही जाता है, अमाशय के अंदर ही जाता है, वापस से नहीं आता। किसके कारण ऐसा हो रहा है? ये इस गति के कारण हो रहा है, पेरिस्टाल्टिक मोमेंट के कारण होता है, कर्मानुकुंचन गति के कारण हो रहा है, क्योंकि ये भोजन को केवल इधर ही लेके जाएगा। अब कुछ महानुभाव जो खतरनाक दिमाग लगाएंगे वो सोचेंगे कि सर जो वॉमिटिंग होती है, जो उल्टी होती है, उसमें तो भोजन वापस से आ जाता है। अरे भैया, उस कंडीशन के अंदर अपना अमाशय जो होता है उसमें खतरनाक कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, मतलब कि भयंकर सा संकुचन होता है। अब इतना जोरदार इसके अंदर संकुचन होगा तो भैया भोजन जो होता है, जो अपचित पूरा पचा हुआ नहीं होता है वो, ठीक है ना, क्योंकि कंप्लीट जो डाइजेशन होता है वो अपने अमाशय में नहीं होता है, छोटी आंत में होता है। तो जब वो अपचित भोजन अब इतना डेंजर वाला, इतना खतरनाक वाला अमाशय में संकुचन होता है तो भोजन कहां पर आ जाता है? वापस से बाहर की ओर आ जाता है। वो इस गति के द्वारा नहीं आता वापस कि ये वापस से उल्टी गति हो रही है, विपरीत दिशा में गति हो रही है, इसलिए अपन को वॉमिटिंग आ रहा है, इस कंडीशन में नहीं आएगा। याद रखना इस चीज को, ठीक है ना। अपने स्टोमक के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, डेंजर वाला कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचित होता है, तब जाके भोजन वापस से अपने माउथ की ओर आ जाता है। ओके, क्लियर हुआ डाउट? तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो इसोफेगस के बारे में। ये डिटेल्स, इतनी जानकारी अपन को इसोफेगस के लिए भी होनी चाहिए। उसके बाद चलेंगे अपन स्टोमक के अंदर, और स्टोमक के बाद स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में आप लोग सीखने वाले हैं। तो जल्दी से नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका कर दे रफ। ओके, पढ़ते रहिए अच्छे से, और हो सके तो नोट्स जरूर बनाइएगा खुद से, बहुत ही अच्छा रहेगा। और जो भी आपको नई नई जानकारी मिलती रहती है किधर से भी, आप प्लीज अपने नोट्स के अंदर उनको मेंशन करते रहना और अपने नोट्स को अपग्रेड करते रहना, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जो पढ़े हैं बस वही पढ़ रहे हैं, हर बार उन्हीं को देख रहे हैं, अरे उन्हीं को देखते देखते सिलेक्शन नहीं होगा भैया, नहीं हो रहा सिलेक्शन, इसीलिए मतलब अपन को कुछ ना कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, उससे तो काम नहीं चल रहा था, अभी तो हो रहा है ऐसा, वरना तो सिलेक्शन हो ही जाता। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो आप लोग, स्टोमक, अमाशय। स्टोमक, अमाशय समझते हैं। स्टोमक जो होता है, अमाशय जो होता है, ये कौन से शेप्ड का होता है? पहला पॉइंट अपन को याद रखना, ये जे शेप्ड का होता है। मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था। कैसा होता है? ये जे आकार का होता है, जे शेप्ड का होता है, थैलेनुमा संरचना होती है, ठीक है। डायग्राम में बना देता हूं, यहां पे बना देते हैं क्योंकि इसमें लेबलिंग भी करनी है। ओके, समझना ध्यान से, कैसा शेप का होता है? ये जे शेप का होता है। एक चीज और जो मैंने आप लोगों को बता भी दिया है, अपना जो अमाशय होता है, अपना जो स्टमक होता है, वो पूरी आहार नाल के अंदर सबसे चौड़ा भाग होता है। पूरी आहार नाल के अंदर सबसे चौड़ा भाग होता है। आप लोग देखना, आहार नाल ऊपर से पतली 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 अमाशय की तरफ क्या आ गया, थैले जैसा बन गया, वापस से ये पतली सी नलिका सी हो गई है। तो अगर आपसे पूछे आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा होता है, डायरेक्ट आपको टिक करना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? स्टोमक यानी अमाशय हो जाएगा। तो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग, ठीक है। ओके, एक पॉइंट और अपन को याद रखना, इसके अंदर नॉर्मली पाचन तो होता ही होता है, लेकिन पाचन के साथ साथ अमाशय के अंदर भोजन 4 से 5 घंटे तक ठहरता भी है। याद रखना बच्चों, पाचन तो होता ही होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है प्रोटीन का जो मैक्सिमम डाइजेशन होता है वो अपने अमाशय के अंदर ही होता है। तो पाचन के साथ साथ इसके अंदर भोजन संग्रहित भी रहता है कुछ समय के लिए। नॉर्मली अपन इसको 4 से 5 घंटे तक मानते हैं। अब ये डिपेंड करता है वो भोजन किस प्रकार का है। अगर अपन लोग हल्का खाना खा रहे हैं, जैसे दलिया वगैरह, खिचड़ी वगैरह, ठीक है, बिना घी लगी हुई रोटी अगर आप लोग खा रहे हैं तो वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है, जल्दी उसका पाचन हो जाता है अमाशय के अंदर। लेकिन जब आप लोग हैवी फूड खाते हैं, जैसे पनीर वगैरह हो गया, मैदा वगैरह हो गया, फास्ट फूड वगैरह अगर आप लोग खा रहे हैं, ठीक है, तो उसको डाइजेस्ट होने के लिए ज्यादा टाइम लगता है। कभी कभी तो अपन को पूरे दिन ही भूख नहीं लगती। तो ये डिपेंड करता है वो भोजन किस प्रकार का है, वो हैवी फूड है या फिर लाइट फूड है, ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन एवरेज आप लोग मानते हैं कि 4 से 5 घंटे तक भोजन अपने स्टमक के अंदर, अपने अमाशय के अंदर संग्रहित रहता है। तो ये पॉइंट भी आप लोग जरूर मेंशन करना, जरूर इसके अंदर नोट करना। अमाशय में
आमाशय में भोजन का पाचन के साथ साथ 4 से 5 घंटे तक संग्रहित भी रहता है, स्टोर्ड भी रहता है। 4 से 5 घंटे तक भोजन अपने आमाशय के अंदर स्टोर्ड भी रहता है, संग्रहित भी रहता है। ठीक है, ओके। अब अपन को पूछेगा कि अपना जो स्टोमक होता है, आमाशय होता है, उसके कितने भाग होते हैं। तो स्टोमक के 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं बच्चों, याद रखना कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन से मैं लिख रहा हूं। पहला कार्डिक भाग, पहला कौन सा, कार्डियक भाग, 1 नंबर। दूसरा पाइलोरिक पार्ट, दूसरा कौन सा, पाइलोरिक भाग। ये 2 नंबर। और तीसरा होता है इसकी बॉडी, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, काय। ये हो गया तीसरा। समझना ध्यान से, मैं यहां पर भी नोट कर रहा हूं। पहला जो पार्ट है वो कौन सा है, कार्डिक पार्ट। ओके। दूसरा पार्ट कौन सा है इसका, बॉडी हो गया, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, काय। और थर्ड पार्ट कौन सा हो गया, पाइलोरिक हो गया। ठीक है, हिंदी में भी मैंने लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में भी मैंने यहां पर लिख दिया है, आप लोग हिंदी में भी इसको नोट कर लेना। ठीक है। अब जो बॉडी का उभरा हुआ भाग अपन को नजर आ रहा है, जो इस का यानी बॉडी का जो ये उभारनुमा अपन को दिख रहा है, उभरा हुआ जो पार्ट अपन को दिख रहा है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, याद रखना, फंडस बोलते हैं। फंडस, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं बच्चों, याद रखना, फंडस बोलते हैं। तो कई दफा पूछ लेते हैं कि भैया जो फंडस है वो किसका पार्ट है, किसका पार्ट है या किसका भाग है। तो याद रखना, फंडस जो होता है वो का यानी बॉडी का ही भाग होता है। ठीक है ना, फंडस किसका पार्ट होता है, का यानी बॉडी का ही पार्ट होता है, जो उभारनुमा संरचना होती है। मैं यहां की नहीं बोल रहा हूं, अपने बॉडी के अंदर जितने भी जहां पर उभारनुमा अपन को संरचना दिखती है, वहां पर अपन लोग फंडस टर्म्स यूज करते हैं, फंडस नाम अपन लोग वहां पर इसका यूज करते हैं। इतना क्लियर हो गया, ओके। तो ये सारे पॉइंट अपन को एक बार नोट करना है। अभी तो इसके अंदर अपन और भी बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, फिर अपन लोग आमाशय के अंदर और भी इसको पढ़ते हैं। हो गया नोट, ठीक है। 3 पार्ट अपन को याद रखना बच्चों, याद रखना 3 भाग होते हैं आमाशय के। कौन कौन सा, कार्डियक भाग होता है, पाइलोरिक भाग होता है, और बॉडी यानी काय। जो बॉडी होता है वो फंडस का ही पार्ट होता है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, पहला कार्डिक भाग, दूसरा बॉडी यानी काय। कई दफा काय यानी बॉडी टर्म्स नहीं दे रखा, वहां पे डायरेक्टली फंडस दे रखा है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, फंडस इसी का पार्ट है। और थर्ड हो गया पाइलोरिक। ठीक है भाई, पता चल गया, समझते ध्यान से। और अब ध्यान से देखना, भोजन आता है यहां से आमाशय के अंदर, किसके थ्रू आता है, ये इसोफेगस यानी कि ग्रासनाल के थ्रू आता है। जैसे ही भोजन यहां पर आता है तो इसके जस्ट पास में एक अवरोधनी उपस्थित होती है, एक स्फिंक्टर पाया जाता है, एक ढक्कन जैसा पाया जाता है। इस स्फिंक्टर का नाम बच्चों अपन को याद रखना, इसको बोलते हैं अपन लोग कार्डिक स्फिंक्टर। ठीक है ना, हिंदी में बोलते हैं कार्डिक की अवरोधनी, कार्डिक अवरोधनी। ठीक है, तो भोजन जैसे ही आएगा, कहां से आ रहा है भोजन, इसोफेगस से आ रहा, जैसे ही भोजन यहां पर आएगा, इसको स्टिमुलेशन मिल जाएगा, इसको पता चल जाएगा कि भैया भोजन आ गया, तुरंत ये ढक्कन ओपन हो जाएगा, भोजन कहां पर आ जाएगा, इस आमाशय के अंदर फूड आ जाता है, इस स्टोमक के अंदर भोजन आ जाएगा। अब 4 से 5 घंटे बाद क्या होगा, यहां से भोजन किस में जाता है, यहां से भोजन जाता है ड्यूडेनम वाले पार्ट के अंदर। कहां पे जाएगा, ये ड्यूडेनम वाले भाग के अंदर जाता है। तो जैसे ही यहां से भोजन ड्यूडेनम वाले पार्ट में जाएगा तो कौन से अवरोधनी से होकर गुजरना पड़ेगा, इसको याद रखना दोस्तों। यहां पर भी एक अवरोधनी होती है, स्फिंक्टर होता है, जिसका नाम क्या है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या नाम उसका, पाइलोरिक स्फिंक्टर, या इसको हिंदी में बोलते हैं पाइलोरिक की अवरोधनी।
आप लोग हर एक चीज को कवर कर रहे हैं ना, हर एक चीज को आप लोग सीख रहे हैं, कुछ भी चीज आप लोग छोड़ नहीं रहे हैं। एक बार बस आप लोगों को ये प्रिपेयर हो जाएगा, एक बार आप लोगों का ये तैयार हो जाएगा, उसके बाद इसके अंदर से कोई भी किसी भी प्रकार के क्वेश्चन है वो आप लोगों का गलत नहीं होगा। लेकिन एक बार आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा खासा पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि भैया अपना ये टॉपिक एकदम से पूरा तैयार है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। तो याद रखना, ये जो पाइलोरिक अवरोधनी होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, इसी के द्वारा भोजन कहां पर जाता है, छोटी आंत के अंदर प्रवेश करता है। कई दफा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अमाशय से यानी स्टोमक, अमाशय से भोजन छोटी आंत के अंदर कौन सी अवरोधनी के द्वारा जाता है। अमाशय से छोटी आंत यानी ड्यूडेनम वाले भाग के अंदर कौन सी अवरोधनी के द्वारा जाता है, तो बच्चों याद रखना पाइलोरिक अवरोधनी जिसको अपन लोग बोलते हैं, इसके द्वारा ही इसके अंदर जाता है। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, ग्रास नाल से भोजन अमाशय के अंदर कौन सी अवरोधनी के द्वारा जाता है, कार्डिक अवरोधनी यानी कार्डिक स्फिंक्टर के द्वारा ये जाता है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। यहां पर आप लोगों को पता है 4 से 5 घंटे तक भोजन यहां पर स्टोर होता है, रुकता है। उसके बाद एक चीज और आपको याद रखनी है, अपना जो अमाशय होता है इसका माध्यम, अमाशय का माध्यम क्या होता है, तीव्र अम्लीय होता है। क्या होता है, तीव्र अम्लीय इसका माध्यम होता है। अमाशय के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस होता है, आपको पता है वहां पर HCl स्त्रावित होता है, और HCl क्या है, एक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो इसका माध्यम भी कैसा हो गया, तीव्र अम्लीय हो गया। अब आपको पूछ भी लेता है कि भैया जो HCl होता है उसको कौन सी कोशिका स्त्रावित करती है, बच्चों याद रखना ऑक्जेंटिक कोशिका, ऑक्जेंटिक कोशिका। तो ऑक्जेंटिक सेल, जो ऑक्जेंटिक कोशिका होती है वो HCl का स्त्राव करती है। आगे आप लोग और डिटेल्स में देखेंगे, इसके अंदर HCl के साथ साथ नेज कारक का भी स्त्राव करती है, जो विटामिन B12 के अवशोषण में मदद करता है। और विटामिन B12 का अवशोषण कहां पर होता है, ये सब आप लोग इसके अंदर देखेंगे। इतना तो अपन को अमाशय के बारे में नॉर्मली आना चाहिए। अमाशय जो होता है वो जे शेप्ड का होता है, जिसका जो व्यास होता है, जिसका जो चौड़ाई होता है वो पूरी आहार नाल में सबसे ज्यादा होता है। यहां पर 4 से 5 घंटे तक भोजन का स्टोरेज होता है, साथ ही साथ यहां पर पाचन भी होता है। अगर आपको पूछे सर्वाधिक पाचन किस चीज का होता है अमाशय के अंदर, प्रोटीन का होता है, वो भी अपन लोग आके देख लेंगे। तो ये हो गया कंप्लीट अमाशय के बारे में, आप लोग जरूर इसको नोट कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। क्लियर हो गया इतना, ओके। पीएच आपको मैं बता दूं, इसकी जो पीएच होती है वो वेरिएबल होती है। वैसे तो मोस्टली अगर एवरेज निकाले तो होती है 1.8 पीएच होती है इसकी। कितनी होती है, 1.8 इसकी पीएच होती है अकॉर्डिंग टू 11 NCERT CBSE वाली, ठीक है ना। तो ये आप लोग नोट कर लेना इसको, ओके। देख लो जल्दी से नोट करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया, चलते हैं नेक्स्ट आगे। अमाशय अपना कवर हो गया, उसके बाद पढ़ेंगे आप लोग स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के बारे में जानेंगे भैया। हर एक पार्ट अपन लोग जान रहे हैं, हर एक भाग अपन लोग इसका पढ़ रहे हैं। पहले तो आहार नाल के पूरे भाग के बारे में अपन लोग पढ़ेंगे, पूरे पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पाचक ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद पाचक रस के बारे में पढ़ेंगे। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर अपन लोग टॉपिक को कवर करेंगे तो अपना जो माइंड के अंदर काफी लंबे समय तक ये टॉपिक भी सेट रहेगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल लो आप लोग, छोटी आंत। क्या बोलते हैं इसको, छोटी आंत। वैसे छोटी आंत है, नाम में छोटा आ रहा है, लेकिन लंबाई इसकी बड़ी आंत से भी ज्यादा है। समझते ध्यान से, छोटी आंत इसको क्यों बोलते हैं, पहले तो अपन लोग यही बात कर लेते हैं। छोटी आंत का व्यास लिखना, छोटी आंत का व्यास बड़ी आंत से ज्यादा है कि कम है, बताओ भैया। बड़ी आंत से कम होता है, ठीक है ना। व्यास कम होता है, ये बड़ी आंत से पतली है, याद रखना व्यास कम होता है, लेकिन इसकी लंबाई बड़ी आंत से ज्यादा होती है, लेकिन इसकी जो लेंथ होती है वो बड़ी आंत से ज्यादा होती है। तो इसकी अगर मैं लंबाई की बात करता हूं, ठीक है, छोटी आंत की लंबाई की बात करता हूं तो वो 6 से 6.5 मीटर होती है, ठीक है। इसकी अगर मैं लंबाई की बात करूं तो ये कितनी होती है, 6 से 6.5 मीटर की होती है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा छोटी आंत को लेकर
जहां से नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है कि छोटी आंत के अंदर, समझना ध्यान से, छोटी आंत के अंदर जो रस होता है उसका माध्यम कैसा होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, हल्का अम्लीय होता है या हल्का क्षारीय होता है, उदासीन होता है, किस तरह का होता है। तो बच्चों याद रखना अपन को, छोटी आंत के अंदर जो माध्यम होता है वो हल्का क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय होता है। बच्चों याद रखने चीज को, कैसा होता है इसका माध्यम, यहां पर हल्का क्षारीय माध्यम होता है। बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन लोग बात करें छोटी आंत के बारे में, इसके अंदर, इसमें सर्वाधिक पाचन व सर्वाधिक अवशोषण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छोटी आंत के अंदर ही सर्वाधिक पाचन होता है और छोटी आंत के अंदर ही सर्वाधिक अवशोषण होता है। अगर आप लोगों को पूछे भैया मैक्सिमम डाइजेशन आहार नाल के कौन से भाग में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन आहार नाल के कौन से पार्ट में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब इसके 3 भाग होते हैं, तीनों भागों को जब अपन लोग खोल के पढ़ेंगे, अच्छे से कवर करेंगे, तो तीनों भाग में से भी कौन से भाग में सर्वाधिक डाइजेशन होता है या सर्वाधिक अब्जॉर्प्शन होता है, वो अभी अपन लोग इसके अंदर देखेंगे। ऊपर से तो पता चल गया सबसे ज्यादा पाचन कहां पे होता है, छोटी आंत में। सबसे ज्यादा अवशोषण कहां होता है, छोटी आंत में। अब सबसे ज्यादा पाचन छोटी आंत के भी कौन से भाग में होता है, वो तो अपन को तभी पता चलेगा जब अपन इसके तीनों भागों को अच्छे से 1 बाय 1 पढ़ेंगे। वो भी पढ़ेंगे, रुको जरा। क्लियर हो गया इतना? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। सेकंड थिंग ये, अब देखो यहां पर आपको एक टर्म्स देखने को मिल रहा है, सर्वाधिक अवशोषण यहां पर होता है। क्यों होता है भैया, ऐसा क्या होता है छोटी आंत के अंदर कि यहां पर सर्वाधिक अवशोषण अपन को देखने को मिलता है? क्योंकि यहां पर छोटी आंत में, यानी यहां पर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है। क्या होती है यहां पर? माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? सूक्ष्मांकुर। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग? सूक्ष्मांकुर यहां पर पाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे ये छोटी आंत की दीवार है तो यहां पर छोटे छोटे ऐसे माइक्रोविलाई अपन को नजर आते हैं, ठीक है ना। ऐसे छोटे छोटे माइक्रोविलाई अपन को नजर आते हैं। ये क्या कार्य करते हैं? ये इसके सरफेस एरिया, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, लगभग 600 गुना तक ये इसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। लगभग 600 गुना तक इसका सरफेस एरिया ये बढ़ा देते हैं। तो बच्चों याद रखना क्या करते हैं सूक्ष्मांकुर, बच्चों याद रखना इस चीज के अंदर, सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। क्या काम करते हैं ये? पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। लगभग 600 गुना तक ये सरफेस एरिया बढ़ा देते। इन्हीं को ब्रश बॉर्डर भी बोलते हैं। कई जगह आप लोगों को ये टर्म से मिल जाएगा। ब्रश बॉर्डर कहां पे होते हैं? छोटी आंत। वैसे तो हर जगह होते हैं, लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा होते हैं क्योंकि यहां पर सर्वाधिक अवशोषण होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो छोटी आंत के लिए अपन को याद रखने हैं, ठीक है। अब बात करेंगे इसके कितने पार्ट होते हैं, कौन से पार्ट के अंदर क्या क्या फंक्शन होता है, यानी मैक्सिमम डाइजेशन कहां पे होता है, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन कौन से पार्ट में होता है। सारी बातें कर लेते हैं अभी। जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। हो गया होगा? ठीक है, रफ कर दे इसको। ठीक है भैया। ओके, छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, समझना। पहला ड्यूडेनम, ठीक है। क्या होता है पहला पार्ट? ड्यूडेनम, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? ग्रहणी। दूसरा जेजुनम, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मध्यांत्र। मध्य में है ना, इसलिए मध्यांत्र। तीसरा इलियम, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षुधांत्र। ओके, समझना। ड्यूडेनम वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अपन इसको पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे अच्छे से। पहले मैं एक डायग्राम बना देता हूं। ओके, ये वाला, ठीक है ना, समझना ध्यान से। ड्यूडेनम के बारे में थोड़ा सा अपन डिटेल्स में देख लेते हैं, क्योंकि जरूरी है, ड्यूडेनम से क्वेश्चन आया हुआ है,
तो इसको थोड़ा डिटेल्स में अपन लोग देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शेप की बात कर लेते हैं, आकार। ड्यूडेनम का जो आकार होता है वो यू या फिर सी आकार का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग देख रहे हो ये आमाशय हो गया। आमाशय के जस्ट बाद में आपको पता है यहां पर पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, पाइलोरिक अवरोधनी होता है, जहां से भोजन किस में आता है, छोटी आंत के अंदर आता है। छोटी आंत के भी कौन से भाग में आता है, ड्यूडेनम वाले भाग में आता है। तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम बोलते हैं, यानी कि ये हो गया ग्रहणी वाला पार्ट। तो इसका आप आकार देख रहे हो, इसका आप शेप देख रहे हो, कैसा शेप दिख रहा है अपन को, ये अपन को सी शेप का या सी आकार का नजर आ रहा है, सी या फिर यू आकार का अपन को ये नजर आ रहा है। सिंपल सी बात होगी, ओके। और समझना इसके अंदर यहां पर लगा होता है पेनक्रियास। यहां पर क्या लगा होता है, पेनक्रियास, यानी कि अग्नाशय जिसको अपन लोग बोलते हैं। अग्नाशय जो होती है वो मिक्सो ग्लैंड होती है, ठीक है ना। ये मिश्रित ग्रंथि होती है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के थ्रू भी बिहेव करती है और एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू भी बिहेव करती है। और जस्ट इसके ऊपर प्रेजेंट है क्या, लीवर। जस्ट इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है बच्चों, लीवर प्रेजेंट है। ओके, ठीक है। ये क्या है, यहां पर लीवर है। और लीवर के जो राइट लोब होती है वहां पर होता है पित्ताशय। राइट वाली लोब जो होती है वहां पर क्या होता है, गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय। मैं यहां पर सब कुछ नोट कर रहा हूं, इसको बोलते हैं पित्ताशय। ये हो गया लीवर, ठीक है। और ये क्या है, अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज हो गया। समझ में आ गया, ओके। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है वो सारे अपन को याद रखना है। यहां पर भी एक स्फिंक्टर होता है, यहां पर भी एक अवरोधनी होता है। ध्यान से समझना, यहां से जो पीतरस होता है वो किस में चला जाता है, पित्ताशय के अंदर, क्योंकि पित्ताशय में पीतरस का संग्रहण होता है, ठीक है, स्टोरेज होता है। बनता कहां पर है, लीवर में बनता है। और यहां से जो पीतरस होता है वो कहां पर आता है, इस अग्नाशय वाली नलिका के अंदर आता है। तो अग्नाशय से दो नलिकाएं निकल रही है, अग्नाशय से दो नलिका। पहली जो ये वाली जो नलिका है इसको बोलते हैं अपन लोग अग्नाशयी नलिका, अग्नाशयी नलिका। इंग्लिश में बोलते हैं इसको पेनक्रियाटिक डक्ट। ये तो हो गया अग्नाशय नलिका। इसमें केवल अग्नाशय रस निकलेगा, इसमें केवल जो आता है वो अग्नाशय रस आता है। यहां पर जैसे ही आएगा तो आप लोग देख रहे हो यहां पर लीवर से निकलने वाला पीतरस भी यहां पर मिल रहा है और साथ ही साथ अग्नाशय रस भी यहां पर मिल रहा है। एक सेकेंड रुकना, आ जाएगी। ओके ओके, आ गई, ठीक है ना। तो अग्नाशय नलिका के द्वारा केवल और केवल अग्नाशय रस गुजरता है। लेकिन जैसे यहां पर आता है यहां पर लीवर से निकलने वाला पीतरस भी मिल गया और यहां से अग्नाशय रस भी मिल गया। तो इस नलिका को क्या बोलते हैं, जिसके अंदर पीतरस भी होता है और जिसके अंदर अग्नाशय रस भी होता है। इस नलिका को बोलते हैं आप लोग यकृत अग्नाशय नलिका, हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। और यहां से क्वेश्चन बना हुआ है बच्चों, याद रखना, इसको बोलते हैं यकृत अग्नाशयी नलिका। इंग्लिश में सॉरी, इंग्लिश में बोलते हैं हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। और हिंदी में बोलते हैं इसको यकृत अग्नाशयी नलिका। अब यहां से अग्नाशय रस तथा पीतरस जो होता है वो कौन से अवरोधनी के द्वारा इसके अंदर खुलता है बच्चों, याद रखना, कौन से अवरोधनी के द्वारा इसके अंदर खुलता है, इसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई या फिर ओडी की अवरोधनी, ओडी की अवरोधनी। ओडी, ओडाई अपन इंग्लिश में बोलते हैं, ओडी हिंदी में लिखते हैं, ठीक है। ओडी की अवरोधनी या फिर स्फिंक्टर ऑफ ओडाई जिसको बोलते हैं। तो ये जो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई होता है इसके द्वारा अग्नाशय रस तथा पीतरस दोनों ही छोटी आंत के अंदर आते हैं। याद रखना कौन से स्फिंक्टर के थ्रू, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के द्वारा। तो ये सारे पॉइंट अपन को एक बार नोट भी करना है, क्योंकि डायग्राम से ही सब कुछ नहीं होगा, अपन को नोट भी करना पड़ेगा। तो नोट करते हैं फिर वन बाय वन, ठीक है। तो ये आप डायग्राम जरूर बनाना, यहां से बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। ये ग्रहणी वाला पार्ट हो गया, ठीक है, सी शेप या फिर यू शेप अपन बोलते हैं। यहां पर प्रेजेंट होता है अग्नाशय और अग्नाशय से अग्नाशय रस भी आता है और साथ ही साथ यहां से पीतरस भी आता है। दोनों रस जहां पर मिलते हैं उस डक्ट को अपन लोग बोलते हैं यकृत अग्नाशयी नलिका या इंग्लिश में बोलते हैं हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट कहां से कहां पर खुलती है, ड्यूडेनम वाले भाग में खुलती है। कौन से स्फिंक्टर के द्वारा, कौन से अवरोधनी के द्वारा, तो याद रखें स्फिंक्टर ऑफ ओडाई या फिर ओडाई का अवरोधनी। तो डायग्राम से पता चल गया होगा आपको। इसी चीज को आप वापस से लाइन टू लाइन लिखना, अगर आप लोग लिखना चाहो तो आप खुद से बना लेना। अरे हो जाएगा ना, आप लोग लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम बनाओगे तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि डायग्राम से आप लोग बहुत जल्दी सीख पाओगे इसके अंदर।
क्लियर हो गया इसने? ओके, अब लिखते हैं इसके अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण पॉइंट। तो मैं ये डायग्राम रफ कर दूं, कर देते हैं। लाइट इश्यू रहता है, कभी कभी रहता है, कोई दिक्कत नहीं, समझते हैं ध्यान से। ड्यूडेनम के अंदर यानी ग्रहणी के अंदर और क्या खास बात है और कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना। ग्रहणी में सर्वाधिक पाचन होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है भैया, स्टार मार्क कर लेना। ग्रहणी यानी ड्यूडेनम के अंदर सर्वाधिक पाचन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको पता चल गया छोटी आंत में तो मैक्सिमम डाइजेशन होता ही होता है, छोटी आंत के अंदर भी कौन से वाले पार्ट के अंदर, तो पता चल गया ग्रहणी वाले भाग में सर्वाधिक पाचन होता है। जल्दी से नोट करो इसको। हो गया, ठीक है, ओके। और बाकी चीज आप लोग उस डायग्राम से समझ गए होंगे, ठीक है ना। अग्नाशय रस हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा अग्नाशय, और जो पीत्रस होता है वो किस में आता है, छोटी आंत के अंदर आता है। छोटी आंत के भी कौन से भाग में आता है, ड्यूडेनम वाले भाग में आता है। कौन सी अवरोधनी के द्वारा, तो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई यानी कि ओडे की अवरोधनी के द्वारा आता है। नॉर्मल सी बात है, वो सारी बातें आप लोगों को नोट करनी है। तो ग्रहणी वाला पार्ट हो गया, ओके। उसके बाद आता है सेकेंड, इसका अंदर कौन सा पार्ट आता है, हिंदी में बोलते हैं मध्यांतर, इंग्लिश में बोलते हैं जेजुनम। मध्यांतर की बात करते हैं, जेजुनम की बात करते हैं। यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है इसका, वो क्या है, देखो सर्वाधिक पाचन कहां पर होता है, ड्यूडेनम वाले भाग में। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक अवशोषण छोटे हाथ के कौन से भाग में होता है, तो बच्चों याद रखना वो होता है जेजुनम यानी मध्यांतर वाले भाग में। तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको नोट करना है, सर्वाधिक अवशोषण याद रखना, सर्वाधिक अवशोषण कहां पर होता है, जेजुनम यानी मध्यांतर वाले भाग में होता है। एक पॉइंट और आप लिख सको तो लिख लेना, यह जो जेजुनम वाला पार्ट होता है ये ड्यूडेनम और इलियम को जोड़ने का काम करता है, जो कि इतना खास है नहीं है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट है वो क्या है इसका, यहां पर सर्वाधिक अवशोषण होता है, अब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है ना। सर्वाधिक पाचन भी छोटी आंत में होता है, सर्वाधिक अवशोषण भी छोटी आंत में होता है। अब अपन को यह भी पता चल गया कि सर्वाधिक पाचन छोटी आंत के कौन से भाग में होता है, वो होता है ड्यूडेनम वाले भाग में, और सर्वाधिक अवशोषण यानी मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन कौन से वाले भाग में होता है, वो होता है जेजुनम वाले भाग में। ओके, ठीक है भैया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसके अंदर आता है इलियम। इलियम, ठीक है, हिंदी में अपन इसको बोलते हैं क्षुद्रांत्र। समझना ध्यान से, इलियम क्षुद्रांत्र अपन हिंदी में बोलते हैं। छोटी आंत का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला भी पॉइंट अपन को नोट करना है, लिखना। छोटी आंत का, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, इलियम होता है। इसकी लंबाई भी अगर आप याद रखना चाहो तो 3.6 मीटर होते हैं। कितनी होती है, 3.6 मीटर होती है। यहां पर ही इलियम वाले भाग में ही आपको पता है विटामिन B12 का अब्सॉर्प्शन होता है, विटामिन B12 का अब्सॉर्प्शन होता है। ये पॉइंट भी आप लोग याद कर लेना। तो ये तीन भाग हो गए छोटी आंत के, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, जो आप लोगों को याद रखना है। ड्यूडेनम वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपने थोड़ा ज्यादा स्टडी किया है, ज्यादा पढ़ा है, और जरूरत भी है क्योंकि यहां से नॉर्मली क्वेश्चन बनता है, तो अपन लोग ऑब्वियस ये बात है ज्यादा पढ़ेंगे। और जेजुनम वाले पार्ट में जो अपन को की पॉइंट याद रखना है वो क्या याद रखना है, यहाँ पर मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन होता है, सर्वाधिक अवशोषण होता है भोजन का, तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। क्लियर हुआ? चलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, वो ज्यादा कुछ खास नहीं है लार्ज वाला, तो फिर भी आप लोग जब पढ़े रहे हैं तो वो भी आप लोग देख लेते हैं। ओके, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत,
अब देखो मैंने आप लोगों को बता दिया बड़ी आंत को बड़ी आंत क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका व्यास ज्यादा होता है, हालांकि इसकी लंबाई छोटी आंत से कम होती है। यह पॉइंट आपका क्लियर हो गया है, ठीक है। बड़ी आंत के अंदर क्या होता है, पहले तो अपन वो बातें करते हैं। बड़ी आंत के अंदर इसमें कुछ औषधि यानी ड्रग्स वगैरह हो गया, ठीक है, जल, खनिजों का अवशोषण होता है। यानी कि बड़े आंत के अंदर भी अवशोषण तो होता है, कुछ ड्रग्स वगैरह हो गए, औषधि वगैरह हो गए, मिनरल्स वगैरह हो गए, और साथ ही साथ जल यानी वाटर का यहां पर अवशोषण यानी अवशोषण होता है। जल का सर्वाधिक अवशोषण जब जरूरत पड़े तब होता है, याद रखना। नॉर्मली जल का सर्वाधिक अवशोषण यहां पर नहीं होता है, लेकिन जब जरूरत पड़े तब बड़ी आंत के अंदर सर्वाधिक अवशोषण होता है जल का, याद रखना इस चीज को, ठीक है भाई। इसके भी 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? पहला सिक्कम, इसको बोलते हैं हिंदी में अंधनाल। दूसरा कोलन, बृहदांत्र, और थर्ड आता है रेक्टम, मलाशय, ठीक है। सिक्कम, कोलन, रेक्टम। अब बात कर लेते हैं 1 बाय 1, क्योंकि इनके अंदर कुछ ज्यादा है नहीं, फिर भी अपन को आना चाहिए। सिक्कम की अगर बात करें तो ये बटन नुमा होता है। ये कैसा होता है? बटन नुमा होता है। ओके, साथ ही साथ यहां पर अपन को एक अंगुली नुमा संरचना देखने को मिलती है, अंगुली नुमा प्रवर्ध पाया जाता है। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं बच्चों इसको अपन लोग? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। हिंदी में इसको बोलते हैं कृमि रूपी परिसेसिका। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग? कृमि रूपी परिसेसिका। इसका कोई काम नहीं है, खास काम नहीं है, याद रखना। इसके अंदर सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं, इसके अंदर सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं, सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं जो सेलुलोज वगैरह का पाचन करते हैं। अब हमारे अंदर तो ये फंक्शनेबल नहीं है, हमारे अंदर तो ये किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर रही, क्योंकि अपन लोग कच्चे फल वगैरह कच्चे जो सब्जी वगैरह होती है वो तो खाते नहीं है, घास फूस तो अपन लोग खाते नहीं है, तो सेलुलोज का पाचन कहां से होगा? नॉर्मल सी बात है। लेकिन खरगोश वगैरह हो गया, इनके अंदर ये फंक्शनेबल होती है, इसके अंदर ये कार्यात्मक होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जो कृमि रूपी परिसेसिका होती है, जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है, वो खरगोश वगैरह के अंदर तो फंक्शनेबल होता है, लेकिन मानव के अंदर ये किसी भी काम की नहीं है। ये एक प्रकार का क्या है? अवशेषी अंग होता है। क्या है ये? अवशेषी अंग है। क्या है बच्चों? ये अवशेषी अंग है। कहा जाता है कि पहले अपन लोग अपने जो एंसेस्टर हुआ करते थे वो घास फूस खाते थे। क्यों बोल रहे? क्योंकि अपने अंदर एक अंग पाया जा रहा है जिसको बोलते हैं कृमि रूपी परिसेसिका, जिसमें सहजीवी जीवाणु होते हैं जो कोरिलेट कर रहे हैं कि भैया अपने एंसेस्टर हुआ करते थे, उनके अंदर तो ये फंक्शनेबल था, लेकिन आज हम पका पकाया खा रहे हैं, इसका मतलब अपने अंदर ये अब किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करती है। नॉर्मल सी बातें क्लियर हो गया होगा? ओके। अगर आप लोगों को पूछे कि भैया वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की लंबाई कितनी होती है, तो 2 से 20 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ होती है। 2 से 20 सेंटीमीटर तक की इसकी लंबाई होती है, ठीक है ना। 2 से 20 सेंटीमीटर तक की इसकी लंबाई होती है। किसकी? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की। ये जो सहजीवी जीवाणु होते हैं, अगर इनको मान लो इस नलिका के अंदर भोजन धंस जाता है, भोजन फंस जाता है, तो इनको क्या मिल जाता है? भोजन मिल जाता है। और साथ ही साथ भोजन मिलने के बाद ये क्या करते हैं? अपने नंबर को मल्टीप्लीकेशन करते हैं, नंबर के अंदर ग्रोथ करते हैं, और ग्रोथ करते करते इसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, इसमें सूजन आ जाती है, जिससे अपन को खतरनाक डेंजर वाला पेन होता है। और अपन क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं और उसको कटा के बाहर निकलवा देते हैं। क्या अपने ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा? कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ये वेस्टिजियल है, क्योंकि ये किसी भी कार्य की नहीं है, किसी भी कार्य की ये नहीं है। तो नॉर्मल सी बात होगी, ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, देन बात करते हैं इसके अंदर कॉलन। कॉलन की अपन लोग बात कर लेते हैं, जल्दी से जल्दी नोट कीजिएगा, इनको साथ साथ नोट करते चलना। कॉलन
कॉलन। वैसे तो इसके 4 भाग होते हैं लेकिन मोस्टली आप लोग 3 ही भाग पढ़ते हैं इसके अंदर। कौन कौन से मैं आपको डायग्राम बना के बता देता हूं। समझना, ये होता है असेंडिंग, ये होता है ट्रांसवर्स, ये होता है डिसेंडिंग, और यहां पर सिग्मोइड भी होता है, लेकिन अपन इतना डीप नहीं जाएंगे, अपन को मोस्टली 3 पार्ट इसके याद रखने। इसको बोलते हैं अपन लोग आरोही, आरोही भाग, ये होता है अनुप्रस्थ, और ये होता है अवरोही, ठीक है ना, अवरोही। सिग्मोइड भी होता है लेकिन अपन वो नहीं पढ़ेंगे, इतना डीप नहीं जाएंगे अपन लोग। तो मोस्टली इसके 3 भाग होते हैं, आरोही, अनुप्रस्थ और अवरोही। अब ध्यान से देखना, अपन को सबसे बड़ा भाग जो होता है बड़ी आंत का, यही नजर आता है, ठीक है ना, कौन सा, कॉलन वाला भाग। तो बच्चों ये पॉइंट भी अपन को याद रखना है, बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग, सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, कॉलन, यानी कि बृहदांत्र होता है, जिसके आपको नाम भी याद रखने हैं, आरोही, अवरोही और अनुप्रस्थ, ठीक है ना। ये वाला असेंडिंग हो गया, ये वाला कौन सा हो गया, अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स हो गया, और ये वाला डिसेंडिंग यानी कि अवरोही वाला हो गया। सिग्मोइड भी होता है यहां पर, छोड़ो उसको। अब रेक्टम की बात करें तो भैया आप लोगों को पता है, रेक्टम के अंदर जो फिकल मटेरियल होता है, जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है, उसका कुछ समय के लिए, ठीक है ना, उसका कुछ समय के लिए यहां पर संग्रहित होता है, उसके बाद अपन इसको बॉडी से बाहर रिलीज कर देते हैं, ठीक है ना। ये हो गया रेक्टम वाला पार्ट। क्लियर हो गया। पूरी आहार नाल एक बार माइंड में सेट होगी कि भैया पूरी आहार नाल के कितने भाग होते हैं, किस तरह से है, कहां पर क्या है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा और पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से लिखिए इन चीज को। चलो रफ कर देते हैं। अगर इतना जल्दी नहीं लिखा जाए ना तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, उसको बाद में नोट कर लेना। ये तो हो गया पूरी आहार नाल जो अपने माइंड के अंदर सेट हो चुकी है। हो गई सेट, ठीक है, साय हो गई। अब पढ़ते हैं अपन लोग आहार नाल का सेक्शन कटिंग करके देखेंगे कि भैया इसके अंदर कितनी लेयर होती है, कितने इसके पार्ट होते हैं, वो भी देख लेते हैं साथ ही साथ। तो हेडिंग डालिए नेक्स्ट, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि आहार नाल की ओती की। बाहर से अंदर की तरफ भी अपन को क्रम पूछ सकते हैं और अंदर से बाहर की तरफ भी अपन को क्रम पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बनाते हैं। समझना ध्यान से, वैसे तो अपन को नाम याद रखने इनके। तो हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो इसके 4 भाग होते हैं, 4 इसकी परत होती है, 4 इसकी लेयर होती है। कितनी परत होती है, 4 परत, 4 इसकी लेयर होती है। सबसे बाहर बाहर से अपन लोग अंदर की तरफ चलते हैं, तो सबसे बाहर जो लेयर होती है वो कौन सी होती है, याद रखना, सीरोसा। क्या बोलते हैं उसको अपन लोग, सीरोसा।
ठीक है, सबसे बाहर से अंदर की तरफ चल रहे हैं अपन लोग, सिरोसा। ओके, उसके बाद उसके अंदर है मस्कुलरिस, हिंदी में इसको बोलते हैं पेशीय स्तर। ये भी दो प्रकार का होता है, वर्तुल होता है और अनुदैर्घ्य भी होता है। ठीक है, तो दूसरा आ जाएगा सिरोसा के बाद में मस्कुलरिस, यानी कि पेशीय स्तर, मस्कुलरिस लेयर। उसके अंदर अपन देखने को मिलेगा सब म्यूकोसा। इसको हिंदी में बोलते हैं आद्य श्लेष्मिका। कौन सा है भैया? सब म्यूकोसा, आद्य श्लेष्मिका। और सबसे अंदर जो आपको फोल्ड नजर आ रहे हैं, इनको बोलते हैं अपन लोग म्यूकोसा। ठीक है ना, म्यूकोसा या म्यूकोजा भी कई लोग इनको बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं श्लेष्मिका। क्या बोलते हैं इसको अपन हिंदी में? श्लेष्मिका। तो सबसे अंदर की तरफ कौन सी लेयर होती है, याद रखना, म्यूकोजा। तो बाहर से अंदर की तरफ पूछे, फिर अंदर से बाहर की तरफ आपको क्रम पूछेगा, तो आपको डायरेक्टली याद रखना है सबसे अंदर म्यूकोसा, उसके बाद सब म्यूकोसा, उसके बाद मस्कुलरिस, सबसे बाद सिरोसा। बाहर से अंदर की तरफ पूछे तो सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। इस तरह से आपको क्रम याद रखने हैं। और अंदर जो आपको खाली स्थान दिख रहा है, जो अवकाशिका दिख रही है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? ल्यूमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग? ल्यूमेन बोलते हैं। ठीक है ना, ल्यूमेन, अवकाशिका हिंदी में। तो ये हो गया एलिमेंट्री कैनाल का ट्रांसवर्स सेक्शन। अपन इसका टीएस करके देखा। जो नलिका होती है उसको काटा, काटने के बाद उसको सामने से देख रहे हैं, उसकी लेयर देख। सबसे बाहर कौन से? सिरोसा, उसके बाद मस्कुलरिस, उसके बाद सब म्यूकोसा, और सबसे अंदर है म्यूकोसा वाली लेयर है। ठीक है, और अंदर जो अपन को वैकेंट दिख रहा है, खाली दिख रहा है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? ल्यूमेन, यानी कि अवकाशिका बोलते हैं। तो ये हो गए अपने एलिमेंट्री कैनाल के सारे पार्ट हो गए, साथ ही साथ अपने इसकी हिस्टोलॉजी भी देख ली थी, नॉर्मल सी बात है। अब अपना जो रह गया है वो क्या है? पाचक ग्रंथियां तथा पाचक रस। उसके बाद डिजीज पढ़ेंगे, चैप्टर कंप्लीट। तो पाचक ग्रंथियां अभी तो कल करते हैं फिर स्टार्ट, काफी बड़ा हो जाएगा अदरवाइज। ठीक है, तो यहां तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हर एक चीज आप लोगों ने अच्छे से समझ ली होगी, नोट कर ली होगी। किसी भी चीज में किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो प्लीज आप हमसे पूछ भी लिया करो। ठीक है, वैसे तो मैं कुछ दिक्कत आपको छोड़ता नहीं, फिर भी अगर आपके माइंड के अंदर कुछ डाउट वगैरह आते हैं तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल अपन लोग। और नीट का वीडियो नहीं आ रहा तो नीट वाले भी टेंशन ना ले, उनको देखता हूँ रात को या तो शूट करेंगे या फिर मॉर्निंग को शूट करेंगे। उनके क्वेश्चंस अभी इसी चैप्टर के क्वेश्चंस भी उनको सॉल्व करवा रहा हूँ। अगर आप लोग भी वो क्वेश्चन देखना चाहे तो देख लेना। एक पार्ट उसका अपन लोगों ने अपलोड कर दिया है 50 क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट जल्द ही अपलोड हो जाएगा, या तो कल हो जाएगा। कल मैं पूरी कोशिश करूंगा अपलोड करने की, कल ऑलमोस्ट हो जाएगा आई थिंक। तो मिलते हैं फिर कल, इसको आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।